नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कहानियों की अगली कड़ी में जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित कहानी जाह्नवी को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जाह्नवी। आज तीसरा रोज है, तीसरा नहीं चौथा रोज है। वह इतवार की छुट्टी का दिन था। सवेरे उठा और कमरे से बाहर की ओर झांका तो देखता हूँ मोहल्ले के एक मकान की छत पर काँव काँव करते हुए कौवों से घिरी हुई एक लड़की खड़ी है। खड़ी खड़ी बुला रही है, कौवो आओ, कौवो आओ। कौवे बहुत काफ़ी आ चुके हैं, पर और भी आते जाते हैं। वे छत की मुंडेर पर बैठ अधीरता से पंख हिला हिलाकर बेहद शोर मचा रहे हैं। फिर भी उन कौवों की संख्या से लड़की का मन जैसे भरा नहीं, बुला ही रही है, कौवो आओ, कौवो आओ। देखते देखते छत की मुंडेर कौवों से बिल्कुल काली पड़ गई। उनमें से कुछ अब उड़ उड़कर उसकी धोती से जा टकराने लगे। कौवों के खूब आग घिरने पर लड़की मानो उन आमंत्रित अतिथियों के प्रति गाने लगी, कागा चुन चुन खाइयो। गाने के साथ उसने अपने हाथ की रोटियों में से तोड़ तोड़कर नन्हे नन्हे टुकड़े भी चारों ओर फेंकने शुरू किए और गाती जाती थी, कागा चुन चुन खाइयो। वह मगन मालूम होती थी और अनायास उसकी देह थिरक कर नाच सी जाती थी। कौवे चुन चुन कर खा रहे थे और वह गाती जा रही थी, कागा चुन चुन खाइयो। आगे वह क्या गाती है, कौवे की काँव काँव और उनके पंखों की फड़फड़ाहट के मारे साफ सुनाई न दिया। कौवे लपक लपक कर मानो छूटने से पहले उसके हाथों से टुकड़ा छीन ले रहे थे। वे लड़की के चारों ओर ऐसे छा रहे थे मानो वे प्रेम से उसको ही खाने को उद्यत हों। और लड़की कभी इधर कभी उधर झुककर घूमती हुई ऐसे लीन भाव से गा रही थी कि जाने क्या मिल रहा हो उसे। रोटी समाप्त होने लगी। कौवे भी यह समझ गए। जब अंतिम टुकड़ा हाथ में रह गया तो वह गाती हुई उस टुकड़े को हाथ में फहराती हुई जोर से 2-3 चक्कर लगा उठी। फिर उसने वह टुकड़ा ऊपर आसमान की ओर फेंका, कौवो खाओ, कौवो खाओ। और बहुत से कौवे एक ही साथ उड़कर उसे लपकने झपटे। उस समय उन्हें देखती हुई लड़की मानो आनंद में चीखती हुई सी आवाज में गा उठी, दो नैना मत खाइयो, मत खाइयो, पीऊ मिलन की आस। रोटियां खत्म हो गई। कौवे उड़ चले। लड़की एक एक कर उनको उड़कर जाता हुआ देखने लगी। पल भर में छत कोरी हो गई। अब वह आसमान के नीचे अकेली अपनी छत पर खड़ी थी। आसपास बहुत से मकानों की सी बहुत सी छतें थीं, पर उन पर कोई होगा कोई न होगा। पर लड़की दूर अपने कौवों को उड़ते जाते हुए देखती रह गई। गाना समाप्त हो गया था। धूप अभी फूटी ही थी। आसमान गहरा नीला था। लड़की के होठ फूले थे। दृष्टि थीर थी। जाने भूली सी वह क्या देखती रह गई थी। थोड़ी देर बाद उसने मानो जागकर अपने आसपास के जगत को देखा। इसी की राह में क्या मेरी ओर भी देखा? देखा भी हो, पर शायद मैं उसे नहीं दिखा था। उसके देखने में सचमुच कुछ दिखता ही था, यह मैं कह नहीं सकता। पर कुछ ही पल के अनंतर वह मानो वर्तमान के प्रति, वास्तविकता के प्रति चेतन हो आई। तब फिर बिना देर लगाए चट चट उतरती हुई वह अपने नीचे घर में चली गई। मैं अपनी खिड़की में खड़ा खड़ा चाहने लगा कि मैं भी देखूं कि कौवे कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं और वे कितनी दूर चले गए हैं। क्या वे कहीं दिखते भी हैं? पर मुश्किल से मुझे 2-1 कौवे ही दिखे। वे निरर्थक भाव से यहाँ बैठे थे या यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। वे मुझे मूर्ख और घिनौने मालूम हुए। उनकी काली देह और काली चोंच मन को बुरी लगी। मैंने सोचा कि नहीं, अपनी देह में कौवे से नहीं चुनवाऊंगा। छी, घुन घुन कर इन्हीं को खाने के लिए क्या मेरी देह है? मेरी देह और कौवे, छी। जान पड़ता है खड़े खड़े मुझे काफ़ी समय खिड़की पर ही हो गया, क्योंकि इस बार देखा कि ढेर के ढेर कपड़े कंधे पर लादे वही लड़की फिर उसी छत पर आ गई है। इस बार वह गाती नहीं है, वहाँ पड़ी एक खाट पर उन कपड़ों को पटक देती है और उन कपड़ों में से एक एक को चुन कर फटक कर वही छत पर फैला देती है। छोटे बड़े उन कपड़ों की गिनती काफ़ी रही होगी। वे उठाए जाते रहे, फटके जाते रहे और फैलाए जाते रहे, पर उनका अंत ही न आता दिखा। आखिर जब खत्म हो गए तो लड़की ने सिर पर आए हुए धोती के पल्ले को पीछे किया। उसने एक अंगड़ाई ली, फिर सिर को जोर से हिलाकर अनबंधे अपने बालों को छिटका लिया और धीमे धीमे वहीं डोलकर उन बालों पर हाथ फेरने लगी। कभी बालों की लट को सामने लाकर देखती,
फिर उसी को लापरवाही से पीछे फेंक देती। उसके बाल गहरे काले थे और लंबे थे। मालूम नहीं उसे अपने इस वैभव पर सुख था या दुख था। कुछ देर वह उंगलियां फेर फेर कर अपने बालों को इकट्ठा समेटकर झटपट जूड़ा सा बांध पल्ला सिर पर खींच वह नीचे उतर गई। इसके बाद मैं खिड़की पर नहीं ठहरा। घर में छोटी साली आई हुई है, इसी शहर के दूसरे भाग में रहती है और ब्याह न करके कॉलेज में पढ़ती है। मैंने कहा, सुनो, यहाँ आओ। उसने हंसकर पूछा, यहाँ कहाँ? खिड़की के पास आकर मैंने पूछा, क्यों जी, जाह्नवी का मकान जानती हो? जाह्नवी? क्यों, वह कहाँ है? मैं क्या जानता हूँ कहाँ है, पर देखो वह घर तो उसका नहीं है। उसने कहा, मैंने घर नहीं देखा, इधर उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है। चलो अच्छा है, मैंने कहा और उसे जैसे तैसे टाला, क्योंकि वह पूछने ताछने लगी थी कि क्या काम है। जाह्नवी को मैं क्या और कैसे और क्यों जानता हूँ। सच यह था कि मैं रत्ती भर उसे नहीं जानता था। एक बार अपने ही घर में इसी साली की कृपा और आग्रह पर एक निगाह एक को देखा था। बताया गया था कि वह जाह्नवी है और मैंने अनायास स्वीकार कर लिया था कि अच्छा, वह जाह्नवी होगी। उसके बाद की सच्चाई यह है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि उस जाह्नवी का क्या बन गया और क्या नहीं बना। पर किसी सच्चाई को बहनोई के मुंह से सुनकर स्वीकार कर ले तो साली क्या। इस पर सच्चाई ऐसी कि नीरस, पर ज्यों त्यों मैंने टाला। बात बात में मैंने कहना भी चाहा कि ऐसे ही तुम जाह्नवी को जानती हो, ऐसे ही तुम साथ पढ़ती थी, कि जरा बात पर कह दो मालूम नहीं। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और आज बुध भी होकर जा चुका था। चौथा रोज है। हर रोज सवेरे खिड़की पर दिखता है कि कौवे काँव काँव छीन झपट कर रहे हैं और वह लड़की उन्हें रोटी के टुकड़ों के मिस कर रही है। मुझको नहीं मालूम कि कौवे जो कुछ उसका खाएंगे उसे कुछ भी उसकी सोच है। कौवों को बुला रही है, कौवो आओ कौवो आओ, सा आग्रह कह रही है, कौवो आओ कौवो आओ। वह खुश है कि कौवे आ गए हैं और वे खा रहे हैं। पर एक बात है कि वो कौवो जो तन चुन चुन कर खा लिया जाएगा, उसको खा लेने में मेरी अनुमति है। वह खाकर तुम सब निपटा देना, लेकिन ऐ मेरे भाई कौवो, इन दो नैनों को छोड़ देना, इन्हें कभी मत खा लेना। क्या तुम नहीं जानते कि उन नैनों में एक आस बसी है जो पराये के बस है। वे नैना पीयू की बाट में हैं। ऐ कौवो, वे मेरे नहीं हैं, मेरे तन के नहीं हैं, वे पीयू की आस को बनाए रखने के लिए हैं। सो उन्हें छोड़ देना। आज सवेरे भी मैंने यह सब कुछ देखा। कौवों को रोटी खिलाकर वह उसी तरह नीचे चली गई। फिर छोटे बड़े बहुत से कपड़े धोकर लाई, उसी भांति उन्हें झटपट फैला दिया। वैसे ही बाल छितराकर थोड़ी देर डोली, फिर सहसा ही उन्हें जूड़े में संभालकर नीचे भाग गई। जाह्नवी को घर में एक बार देखा था। पत्नी ने उसे खास तौर पर देख लेने को कहा था और उसके चले जाने पर पूछा था, क्यों, कैसी है? मैंने कहा था, बहुत भली मालूम होती है, सुंदर भी है, पर क्यों? अपने बिरजू के लिए कैसी रहेगी? बिरजू दूर के रिश्ते में मेरा भतीजा होता है, इस साल MA में पहुंचा है। मैंने कहा, अरे ब्रजनंदन, वह उसके सामने बच्चा है। पत्नी ने अचरज से कहा, बच्चा है? 22 बरस का तो हुआ। 22 छोड़ 42 का भी हो जाए, देखा कैसे ठाट बाट से रहता है। यह लड़की देखो कैसी बस सफ़ेद साड़ी पहनती है। बिरजू इसके लायक कहाँ है? यूँ भी कह सकती हो कि वह बेचारी लड़की बिरजू के ठाठ के लायक नहीं है। बात मेरी कुछ सही कुछ व्यंग थी। पत्नी ने उसे कान पर भी न लिया। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि पत्नी जी की कोशिशों से जाह्नवी के माँ बाप से बात काफ़ी आगे तक बढ़कर कर ली गई है। शादी के मौके पर क्या देना है, क्या लेना होगा, एक एक कर सभी बातें पेशगी तय होती जा रही है। इतने में सारे किए कराए पर पानी फिर गया। जब बात कुल किनारे पर आ गई थी तभी हुआ क्या कि हमारे ब्रजनंदन के पास एक पत्र आ पहुंचा। उस पत्र के कारण एकदम सब चौपट हो गया। इस रंग में भंग हो जाने पर हमारी पत्नी जी का मन पहले तो गिरकर चूर चूर सा होता जान पड़ा, पर फिर वह उसी पर बड़ी खुश मालूम होने लगी। मैं तो मानो इन मामलों में अनावश्यक प्राणी ही हूँ। कानों कान मुझे खबर तक न हुई। जब हुई तो इस तरह। पत्नी जी एक दिन सामने आ धमकी, बोली, यह तुमने जाह्नवी के बारे में पहले से क्यों नहीं बतलाया? मैंने कहा, जाह्नवी के बारे में मैंने पहले से क्या नहीं बतलाया भाई? यह कि वह कैसी है। मैंने पूछा, ऐसी कैसी?
उन्होंने कहा, बनो मत, जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा, अरे यह तो कोई हाईकोर्ट का जज भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन आखिर जाह्नवी के बारे में मुझे क्या क्या मालूम है, यह तो मालूम हो। श्रीमती जी ने अकृत्रिम आश्चर्य से कहा, बिरजू के पास खत आया है, सो तुमने कुछ नहीं सुना? आजकल की लड़कियां बस कुछ न पूछो। यह तो चलो भला हुआ कि मामला खुल गया, नहीं तो क्या मामला, कैसा मामला, कैसे खुला और भीतर से कुछ रहस्य बाहर हो पड़ा। सो सब बिना जाने मैं क्या निवेदित करता। मैंने कहा, कुछ बात साफ भी कहो। उन्होंने कहा, वह लड़की आसनाई में फंसी थी, पढ़ी लिखी सब एक जात की होती हैं। मैंने कहा, सबकी जात बिरादरी एक हो जाए तो बखेड़ा टले, लेकिन असल बात भी तो बताओ। असल बात जाननी है तो जाकर पूछो उसकी महतारी से। भली समधिन बनने चली थी, वह तो मुझे पहले से ही दाल में काला मालूम होता था, पर देखो ना कैसी सीधी सादी भोली भाली बातें करती थी। वह तो देर क्या थी, सब हो ही चुका था, बस लगन मुहूर्त की बात थी। राम राम, भीतर पेट में कैसी कालिख रखे है, मुझे पता न था। चलो आखिर परमात्मा ने इज्जत बचा ली। मेरी पत्नी का मुख क्यों किस भांति दिखने लायक न रहता, उसमें क्या विकृति आ जाती। सो उनकी बातों से समझ में न आया। उनकी बातों में रस कई भांति का मिला, तथ्य न मिला। कुछ देर बाद उन बातों से मैंने तथ्य पाने का यत्न ही छोड़ दिया और चुपचाप पाप पुण्य धर्म अधर्म का विवेचन सुनता रहा। पता लगने पर मालूम हुआ कि ब्रजमोहन के पास खुद लड़की यानी जाह्नवी का पत्र आया था। पत्र मैंने देखा। उस पत्र को देखकर मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर वह मेरी लड़की होती तो मुझे यह अपना सौभाग्य मालूम नहीं हुआ कि जाह्नवी मेरी लड़की नहीं है। उस पत्र की बात कई बार मन में उठी और घुमड़ती रह गई है। ऐसे समय चित्त का समाधान उड़ गया है और मैं शून्य भाव से हमें जो शून्य चारों ओर से ढके हुए है उसकी ओर देखता रह गया हूँ। पत्र बड़ा नहीं था, सीधे सादे ढंग से उसमें यह लिखा था कि आप जब विवाह के लिए यहाँ पहुँचेंगे तो मुझे प्रस्तुत भी पाएंगे, लेकिन मेरे चित्त की हालत इस समय ठीक नहीं है और विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठान की पात्रता मुझ में नहीं है। एक अनुगता आपको विवाह द्वारा मिलनी चाहिए, वह जीवन संगिनी भी हो। यह मैं हूँ या हो सकती हूँ, इसमें मुझे बहुत संदेह है। फिर भी अगर आप चाहें, आपके माता पिता चाहें, तो मैं प्रस्तुत हूँ। विवाह में आप मुझे लेंगे और स्वीकार करेंगे तो मैं अपने को दे दूँगी। आपकी चरणों की धूली माथे से लगाऊंगी, आपकी कृपा मानूंगी, कृतज्ञ हो जाऊंगी। पर निवेदन है कि यदि आप मुझ पर से अपनी मांग उठा लेंगे, मुझे छोड़ देंगे, तो भी मैं कृतज्ञ होंगी। निर्णय आपके हाथ है, जो चाहे करे। मुझे ब्रजनंदन पर आश्चर्य आकर भी आश्चर्य नहीं होता। उसने दृढ़ता के साथ कह दिया कि मैं यह शादी नहीं करूँगा। लेकिन उसने मुझसे अकेले में यह भी कहा कि चाचा जी, मैं और विवाह करूँगा ही नहीं, करूँगा तो उसी से करूँगा। उस पत्र को वह अपने से अलहदा नहीं करता और देखता हूँ कि उस ब्रजनंदन का ठाट बाट आप ही कम होता जा रहा है, सादा रहने लगा है और अपने प्रति सगर्व बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। पहले विजेता बनना चाहता था, अब विनयावनत दिखता है और आवश्यकता से अधिक बात भी नहीं करता। एक बार प्रदर्शनी में मिल गया, मैं तो देखकर हैरत में रह गया। ब्रजनंदन एकाएक पहचाना भी न जाता था। मैंने कहा, ब्रजनंदन कहो क्या हाल है। उसने प्रणाम करके कहा, अच्छा है। वह मेरे घर पर भी आया। पत्नी ने उसे बहुत प्रेम किया और बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि ऐसी लड़की से शादी होने से चलो भगवान ने समय पर रक्षा कर दी। जाह्नवी नाम की लड़की की एक एक छिपी बात बिरजू की चाची को मालूम हो गई है। वह बातें, ओह कुछ न पूछो बिरजू भैया, मुँह से भगवान किसी की बुराई न करावे। लेकिन फिर कहा, भाई अब बहू के बिना काम कब तक हम चलाएं, तू ही बता। क्यों रे, अपनी चाची को बुढ़ापे में भी तू आराम नहीं देगा, सुनता है कि नहीं। ब्रजनंदन चुपचाप सुनता रहा। पत्नी ने कहा, और यह तुझे क्या हो गया है, अपने चाचा की बातें तुझ पर भी लग गई हैं क्या। न ढंग के कपड़े न रीत की बातें, उन्हें तो अच्छे कपड़े लगते भी शोभते नहीं हैं। तू क्यों ऐसा रहने लगा है रे। ब्रजनंदन ने कहा, कुछ नहीं चाची, और कपड़े घर रखे हैं। अकेले पाकर मैंने भी उससे कहा, ब्रजनंदन बात तो सही है, अब शादी करके काम में लगना चाहिए और घर बसाना चाहिए, है कि नहीं। ब्रजनंदन ने मुझे देखते हुए बड़े बूढ़े की तरह कहा, अभी तो उम्र पड़ी है चाचा जी।
मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। अब खिड़की के पार इतवार को, सोमवार को, मंगलवार को और आज बुधवार को भी सवेरे सवेरे ही छत पर नित रोटी के मिस कौवों को पुकार पुकार कर बुलाने खिलाने वाली यह जो लड़की देख रहा हूँ, सो क्या जाह्नवी है? जाह्नवी को मैंने एक ही बार देखा है, इसलिए मन को कुछ निश्चय नहीं होता। कद भी इतना ही था, लावण्य शायद उस जाह्नवी में अधिक था, पर यह वह नहीं है, जाह्नवी नहीं है। ऐसी दिलासा मैं मन को तनिक भी नहीं दे पाता हूँ। सवेरे सवेरे इतने कौवे बुला लेती है कि खुद दिखती ही नहीं, काले काले वे ही दिखते हैं और वे ही उसके चारों ओर ऐसी छीना झपटी सी करते हुए उड़ते रहते हैं, मानो बड़े स्वाद से, बड़े प्रेम से चोथ चोथ कर उसे खाने के लिए आपस में बदाबदी मचा रहे हैं। पर उनसे घिरी वह कहती है, आओ कौवो आओ। जब वे आ जाते हैं तो गाती है, कागा चुन चुन खाइयो। और जब जाने कहाँ के कौवे इकट्ठे काँव काँव करते हुए चुन चुन कर खाने लगते हैं और फिर भी खाऊ खाऊ करके उससे भी ज़्यादा मांगने लगते हैं, तब वह चीख मचाकर चिल्लाती है कि अरे कागा नहीं, ये नहीं, दो नैना मत खाइयो, पीयू मिलन की आस। तो आज की ये जैनेंद्र जी द्वारा लिखित कहानी जाह्नवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।